नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के सेशन से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का। ठीक है, तो आज के सेशन के बाद हम जनरल साइंस को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जनरल साइंस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से। तो आज के सेशन में हम जो बायोलॉजी का टॉपिक लेने वाले हैं वो लेंगे दोस्तों वर्गीकी। एक जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए, उसके आधारभूत क्रमों को जानने के लिए, बेस को जानने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? वर्गीकी। वर्गीकी से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, नमस्ते रिंकेश, सीताराम, नारायणी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, तुलसी सोलंकी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सबको मेरा नमस्ते। राजकुमार जोशी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्गीकी। किसे कहते हैं वर्गीकी और क्या मतलब होता है वर्गीकी का? आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह घर से निकले हैं, नहा धो के आप घर से निकले हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक, आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बाहर भ्रमण करते हैं। आप सुबह घर से निकले, आप शाम को घर पे वापस आते हैं। आप क्या देखते हैं? आप अपनी दिनचर्या, आप अपने दैनिक जीवन में जब आप घर से निकले तब से लेकर जब आप घर वापस आए, आप एक क्रम के दौरान आप कई प्रकार के जीवों को देखते हैं। क्या देखते हैं? मॉर्निंग से इवनिंग तक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या देखते हैं आप? विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं। उन सभी जीवों को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आता है कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी इस धरती माता के ऊपर कितने प्रकार के प्राणी, कितने प्रकार के पौधे, यानी कह सकते हैं कितने प्रकार के जीव उपस्थित हैं। ठीक है, अगर किसी का वैज्ञानिक माइंड है, किसी का साइंटिफिक माइंड है, तो वो ये जानने की कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? कि ये जो जीव हैं उनको कैसे अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपन नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या करते हैं? सिर्फ देखते हैं, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन कभी हमारे माइंड में ये सवाल आए कि इतने प्रकार की वैरायटीज हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है, इतने प्रकार के जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है, हम उन सब का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो बात क्या निकल के आती है? ओवरऑल बात निकल के आती है इन सभी वैरायटीज, यानी इन सभी जीव जंतुओं की प्रजातियों का अध्ययन करना। ठीक है, इस पूरे उदाहरण से क्या बात निकल के आती है कि जो हम सुबह से शाम अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी जीव देखते हैं उनकी स्टडी कैसे करें, यानी कह सकते हैं उनका अध्ययन कैसे करें। ठीक है, तो जब भी एक बड़ी संख्या में वैरायटी होती है, एक बड़ी संख्या में प्रजातियों की संख्या होती है, एक अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं क्लास का। एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, स्टूडेंट की क्या है? वैरायटी। कैसे वैरायटी है? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर विदाउट यूनिफॉर्म है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म के साथ है। अगर मुझे इस क्लास की स्टडी करनी हो तो एक आधार में क्या बना सकता हूं? यूनिफॉर्म को आधार बना सकता हूं। क्या करूंगा मैं? एक कैटेगरी बनाऊंगा विदाउट यूनिफॉर्म वालों की, कि 7 स्टूडेंट कैसे हैं? विदाउट यूनिफॉर्म है। एक कैटेगरी क्या बनाऊंगा मैं? यूनिफॉर्म के साथ। इसमें लिखूंगा कि 10 स्टूडेंट क्या है? यूनिफॉर्म। पूरी क्लास में मैंने क्या बना दी दोस्तों? 2 प्रकार की कैटेगरी बना दी। ये 2 प्रकार की कैटेगरी किसके बेसिस पर बनाई है? यूनिफॉर्म के बेसिस पर। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म को आधार माना है मैंने कैटेगरी बनाने के लिए, क्लास का अध्ययन करने के लिए। और भी कह सकते हैं कि एक कक्षा में स्पेक्स वाले, चश्मे वाले कितने लोग हैं, बिना चश्मे वाले कितने लोग हैं। और आधार बना सकते हैं कि राइटी, यानी राइट हैंड से लिखने वाले कितने हैं, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले कितने हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी का ओवरऑल मतलब यही है
कि जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है उन सब की हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। और उसकी स्टडी करने के लिए एक वर्ड अपन यूज करते हैं, वर्गीकी। बात समझ में आई? पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए जिस जीव विज्ञान की शाखा का उपयोग होता है, जिस जीव विज्ञान की शाखा का अपन उपयोग करते हैं, वो शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? वर्गीकी कहलाती है। सिंपल सा मीनिंग है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रजातियों की अध्ययन करने के लिए कौन सी शाखा का यूज करते हैं? वर्गीकी शाखा का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पे वर्गीकी। ये दोस्तों जो वर्गीकी है इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सोनॉमी है वो दो प्रकार के वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड कौन सा है? टेक्सिस। दूसरा वर्ड है नोमस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो वर्ड है हमारे पास, टेक्सिस और नोमस। यहां पे ये जो टेक्सिस है इसका मतलब होता है व्यवस्था। अभी आप बोलोगे हमने तो टेक्सिस का मतलब कभी व्यवस्था सुना नहीं है, तो बता दूं दोस्तों, ये जो टेक्सिस और नोमस है ये कौन से वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड हैं। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, वैसे ही एक लैंग्वेज होती है ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में टेक्सिस और नोमस दोनों वर्डों से मिलकर बना है टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पर टेक्सिस का मतलब क्या है? व्यवस्था। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे बोल सकते हैं अरेंजमेंट, राइट। नोमस का मतलब दोस्तों होता है लॉ या फिर रूल्स, नियम, रूल्स या फिर लॉ। ओवरऑल क्या मीनिंग हुआ इसका? व्यवस्था के नियम। टेक्सोनॉमी का क्या मीनिंग हुआ? व्यवस्था के नियम। कौन सी व्यवस्था करनी है? उन सभी प्रजातियों की स्टडी करने के लिए जो व्यवस्थापन करेंगे उसके नियम जिस शाखा के अंदर आते हैं, जीव विज्ञान की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अब हमें वर्गीकी की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों अगली लाइन में इसका आंसर है कि अभी तक वर्तमान जहां तक अपन स्टडी कर रहे हैं वहां तक इस पृथ्वी पर इतनी जातियों की खोज की जा चुकी है। ये जीवों की संख्या नहीं है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो यहां पर नंबर्स लिखा है ये जीवों की संख्या नहीं है। ठीक है, जीवों की संख्या नहीं, किसकी संख्या है? जातियों की संख्या है, वैरायटी की संख्या है। अब जातियों की संख्या कैसे? एक जाति कौन सी हो गई? ह्यूमंस, मानव, मनुष्य, ये एक जाति हो गई। सारे डॉग्स एक जाति हो गई, सारी बिल्लियां एक जाति हो गई। तो इसी प्रकार से 1.7 to 1.8 मिलियन जातियों की यानी प्रजातियों की खोज अब तक की जा चुकी है। ठीक है, 1.7 का मतलब क्या है? तो दोस्तों 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने बराबर होता है? 1 मिलियन होता है दोस्तों 10 लाख के बराबर। किसके बराबर? 10 लाख के बराबर। ठीक है, तो 1.7 मिलियन यानी कह सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में 17 से 18 लाख प्रजातियों की खोज अब तक हो चुकी है। जिस मोमेंट पर अपन पढ़ रहे हैं वहां तक 17 से 18 लाख प्रजातियों की खोज वैज्ञानिकों ने कर दी है। ठीक है, अब आप ये कल्पना कीजिए कि 17 से 18 लाख तो केवल क्या है? प्रजातियां। एक प्रजाति में अरबों खरबों जीव है। इतने जीव की स्टडी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्गीकी की आवश्यकता होती है, टेक्सोनॉमी की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, बहुत प्रकार के जीव हैं। ठीक है, सिंपल सी अपन एक बात समझते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या है? जीव। आपको मिले विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जीव। आप क्या करेंगे स्टडी करने के लिए? स्टडी करने के लिए आप करेंगे कि जो भी समान लक्षण वाले जीव हैं, जो भी समान लक्षण वाले जीव, उन सभी समान लक्षण वाले जीवों को आप कहां रखेंगे? एक कैटेगरी के अंदर।
एक या बोल दो वर्गक, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कैटेगरी। आप समान लक्षण वाले सभी जीवों को किसके अंदर रखेंगे, एक कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, वर्गक भी बोला जाता है। या फिर आप बोल दो दोस्तों टैक्सॉन, एक वैज्ञानिक शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है, टैक्सॉन। इसके बारे में क्वेश्चन आना लाजमी है। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समान लक्षण वाले जीव, समान लक्षण वाले जीवों को किस में रखा जाता है, या फिर समान लक्षण वाले जीवों के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, तो टैक्सॉन यूज होता है। हिंदी में बोले तो वर्गक, या फिर कभी कभी हिंदी में भी टैक्सॉन लिखा हुआ होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दोनों ध्यान रखिएगा, टैक्सॉन हिंदी में भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ होगा हिंदी में तो वर्गक भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में क्या याद रखना है, टैक्सॉन याद रखना है। किसे बोलते हैं, समान लक्षण वाले जीव। समान लक्षण वाले जीवों को एक कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोला जाता है, यहाँ फिर वर्गक बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। वापस आते हैं अपन, जीवों के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए इन जीवों को कुछ कैटेगराइज में रखा जाता है, कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जिन्हें टैक्सॉन कहते हैं, यानी वर्गक कहते हैं। स्टार पॉइंट यहाँ पे कर रहा हूं, वर्गक यानी टैक्सॉन समान लक्षणों वाले जीवों का क्या है एक दोस्तों, ग्रुप है, एक कैटेगरी है, एक समूह है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। वर्गीकी क्या है और अभी तक कितने जीवों की खोज करी जा चुकी है, और टैक्सॉन किसे कहते हैं, तीन चीजें मोटी मोटी हमने दोस्तों यहां पर पढ़ी है। वर्गीकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या पढ़ी है, अभी तक 17 से 18 लाख प्रजातियों की खोज पृथ्वी पर की जा चुकी है। तीसरी चीज क्या पढ़ी है, समान लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। तीन चीजें मोटी मोटी यहां पर पता रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कि इन सभी जीवों को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो इस पूरे प्रक्रम को दोस्तों एक प्रोसेस के द्वारा समझते हैं। ये प्रोसेस पूरा आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक नया जीव देता हूं, ये क्या है, आपके पास एक नया जीव है। ये एक ऐसा जीव है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है, ठीक है। अब इस नए जीव को आपको किसी भी एक कैटेगरी के अंदर रखना है। जो पहले कैटेगरीज बनाई हुई है, कौन सी, समान लक्षणों वाली। समान लक्षणों वाले जीवों को हमने अलग अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया। 2 पैरों वालों को अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया, 4 पैरों वालों को अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया, ठीक है। और भी समान लक्षण वाले जीव हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया। अभी ये मेरे पास कोई एक नया जीव है, जैसे आप वैज्ञानिक हैं, आपको एक नया जीव मिला, आपने एक नए जीव की खोज करी जिसकी खोज पहले नहीं हुई थी। अब इस जीव को किस कैटेगरी के अंदर आप रखेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक व्हाइट पेज लेंगे, ठीक है। इस व्हाइट पेज पर क्या लिखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। क्या लिखेंगे इस व्हाइट पेज पर कि इनके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण यानी इस जीव को देखकर आप इनके कौन कौन से लक्षण को देख पा रहे हैं। कौन से, यहां आपको 2 हाथ दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे इसके 2 पैर आपको दिख रहे हैं, इसका एक आपको सिर दिख रहा है, ठीक है, ये बीच वाला इसका धड़ दिख रहा है। ये क्या हो गए दोस्तों, इसके लक्षण हो गए, ठीक है। इस नए जीव के ये क्या हो गए, लक्षण हो गए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसके लक्षणों को देखा। आपको एक नया जीव मिला, आपने इसके लक्षणों को देखा, इसीलिए सबसे पहले प्रोसेस कौन सा होता है दोस्तों, लक्षणीकरण। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, लक्षणीकरण, ठीक है। यानी आपने क्या देखे, इसके कैरेक्टर देखे, ठीक है। पहली बात समझ आई। आपको कोई भी एक नया जीव मिला, आपने एक नोट पर, आपने एक व्हाइट पेज पर इसके जो कैरेक्टर हैं, जो लक्षण है, वो इंगित कर लिए। इसको बोलते हैं लक्षणीकरण करना। सबसे पहला जो प्रोसेस है वर्गीकरण करने का, वो क्या है, लक्षणीकरण, ठीक है।
साथ साथ में थोड़ा सा फास्ट लिखते रहिए, अमित नारवाल थोड़ा सा फास्ट लिखते रहिए, ठीक है। मैं वैसे भी एक चीज को 2 बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, तब तक आप लिखने की थोड़ी सी फास्ट आदत डालें। लक्षणीकरण, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज है पहचानकरण। अब देखिए, इस पहचानकरण को एक बार भूल जाइए आप। अब क्या करेंगे, आपके पास एक रफ पेज पर, आपके पास एक व्हाइट पेज पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं। आप इस कैरेक्टर को लेके जाएंगे जहां पर कैटेगरियां आपने बना के रखी हैं, जहां पे पहले वाली कैटेगरियों के नोट्स रखे हुए हैं। आप लेके जाके वहां पे चेक करेंगे कि मेरे पास जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो कौन सी कैटेगरी के कैरेक्टरों से मैच करते हैं, कौन सी कैटेगरी के लक्षण से मेल खाते हैं। तो क्या हो गई, पहचान हो गई, ठीक है। तो दूसरा प्रक्रम क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, पहचान करना। इसको बोलते हैं पहचानकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, राइट। पहले आपने लक्षण लिखे, उन लक्षणों को लेकर आप पहले वाली कैटेगरी के पास गए जहां पे आपने अलग अलग नोट्स बना रखे हैं समान लक्षणों वाले समूह के। आपने देखा कि 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, 1 धड़, ऐसा कोई जीव पहले भी खोज करी गई है या फिर नहीं। इसको बोलते हैं पहचानकरण। इसके आगे बात करते हैं अपन। अब इसकी पहचान हो गई, मैच हो गया, यानी इसके लक्षण पहले किसी भी जीव के थोड़े बहुत लक्षणों से मेल खा गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे इसका वर्गीकरण। अब क्या करेंगे, वर्गीकरण, यानी उस पहले वाले समूह के अंदर इसको रख देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले समूह के अंदर इसको रख देंगे। ये क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसको पहले वाले समूह के अंदर रखा तो है, लेकिन सबसे एंडिंग में अपने को क्या देना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा। भविष्य में इसको किस नाम से जाना जाएगा, भविष्य में इसकी अध्ययन के लिए, इसकी स्टडी के लिए हम कौन सा नाम यूज करेंगे, उसको बोलते हैं दोस्तों नामकरण। किसी भी बच्चे का जन्म होता है, भविष्य में उसको किस नाम से जाना जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं अपन, नामकरण करते हैं, उसको नाम देते हैं, सुरेश, रमेश, महेश, जो भी। तो इस जीवों को भी भविष्य में किस नाम से जाने जाएंगे, इसके लिए क्या देते हैं, एक नाम देते हैं। लेकिन यहां पर हर कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि भारत के अनुसार हम नाम दे दें और अगर इसकी स्टडी हमें विदेश में करनी है तो वो नाम काम नहीं आएगा। अमेरिका में किसी जीव को अलग बोलते हैं, भारत में स्थानीय भाषा में किसी जीव को अलग बोलते हैं, यानी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा नाम देने की आवश्यकता है जो पूरे संसार में केवल एक हो, पूरे संसार में उस जीव को केवल एक नाम से जाना जाए। उसको बोलते हैं दोस्तों वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। अगर ये पादपों के संदर्भ में दिया जाता है तो बोलते हैं वानस्पतिक नाम, और अगर ये जंतुओं के संदर्भ में बोला जाता है तो बोलते हैं जंतु नाम या फिर जांत्विक नाम, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अगर ये प्लांट यानी पादपों के संदर्भ में दिया जाए तो बोलते हैं वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, ठीक है। अगर ये जंतुओं के संदर्भ में दिया जाए तो बोलते हैं जूलॉजिकल नेम। इतना डीपली अपने को नहीं जाना है, सीधी सी ये बात याद रखनी है कि नामकरण में कौन सा नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ये जो क्रम है, ये जो प्रोसेस है, इसको भी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। लक्षणीकरण, लक्षणीकरण के बाद क्या याद रखना है, लक्षणीकरण के बाद पहचानकरण। आपने लक्षण लिखे, फिर आपने पहचान करी, फिर आपने उस ग्रुप के अंदर इसको डाल दिया, इसको बोलते हैं वर्गीकरण, और सबसे अंत में आपने क्या दिया, उसको नाम दिया। क्लियर है, चारों क्रम यहां पर क्लियर है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, पहला लक्षणीकरण, फिर पहचानकरण, फिर वर्गीकरण, और सबसे एंडिंग वाला आपको याद रहेगा हमेशा नामकरण। नामकरण के अंदर कौन सा नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, ताकि पूरे संसार के अंदर उसको केवल एक नाम से जाना जाए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, लक्षणीकरण, पहचानकरण, वर्गीकरण और नामकरण।
चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वर्गीकी, फिर से एक डेफिनेशन आपके सामने है, इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वो डेफिनेशन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिद्धांतों और नियमों के द्वारा जीवों का लक्षणीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी की। हमने अभी तक मोटी मोटी क्या बात करी, वर्गीकी की क्या है, अभी तक कितने जीवों की खोज करी जा चुकी है, समान लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं और उसके क्रम क्या है। अब बात करते हैं पदों की, वर्गीकी के पदों की। वर्गीकी के पद, हमने कैटेगरी की बात करी है कि उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो आपके माइंड के अंदर ये सवाल उत्पन्न हुआ होगा, आपके सवाल पैदा हुआ होगा कि सर कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर उन जीवों को क्लासिफाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्गीकी के पद हैं वो कितने हैं, वो मुख्य रूप से 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो वर्गीकी के आधारभूत पद हैं वो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? सीधी सी एक ट्रिक दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर छोटी सी ट्रिक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस वग कुवजा, ट्रिक का कोई मीनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको ये नाम याद रखना है, जस वग कुवजा। ठीक है, 7 लेटर यहाँ पर, जस वग 4 कुवजा 3, ये कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। और 7 ही कितने हैं दोस्तों? 7 ही क्या है? हमारे वर्गीकी के पद हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है जस वग में, एक एक करके मेरे को नाम बताते जाइए। ज का मतलब दोस्तों होता है जगत, ज का मतलब दोस्तों क्या है? जगत। ठीक है, स का मतलब दोस्तों होता है संग, स का मतलब क्या है? संग। उसके बाद क्या है? व का मतलब दोस्तों होता है वर्ग। उसके बाद है ग का मतलब होता है गण। उसके बाद क्या है? कु का मतलब दोस्तों होता है कुल। कुछ भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पर वर्ड पे एक ही नाम यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है सीक्वेंस का, वो आता है क्रम का। आप बढ़ते हुए क्रम को बताइए, घटते हुए क्रम को बताइए, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके बाद क्या है? व यानी वंश। बस आपको एक ही चीज का याद रखना है, वंश नीचे आएगा, वर्ग ऊपर आएगा, वंश नीचे आएगा, वर्ग ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर व 2 बार आया है। तो जो पहले आया है उसका मतलब है वर्ग, और जो बाद में आया है उसका मतलब क्या है? वंश। और सबसे लास्ट में क्या है दोस्तों? जाति। सबसे लास्ट में क्या है? जाति। यहां तक बात क्लियर है? अब देखें, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वह सबसे बड़ी श्रेणी है, बड़ी कैटेगरी है। कौन है सबसे बड़ी कैटेगरी? जगत। जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटी श्रेणी है। क्या है? सबसे छोटी श्रेणी, यानी सबसे छोटी कैटेगरी। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है? सीधा सा अपने को दिख रहा है कि जो सबसे ऊपर है, कौन है सबसे ऊपर? जगत, वो सबसे बड़ी श्रेणी है, और सबसे जो नीचे है जाति, वो क्या है? सबसे छोटी श्रेणी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब एक मोटी मोटी बात अपन यहाँ पे देखते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आपको क्लास के अंदर ही अंदर याद करवाऊंगा। एक तो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है जो आपको इस ट्रिक से आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा अभी बात करते हैं। पहले अपन ने दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा दूसरा क्वेश्चन है? बड़ी श्रेणी कौन सी है? जगत। छोटी श्रेणी कौन सी है? जाति। इस जाति के बारे में एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो जाति है ये क्या है? वर्गीकी आधारभूत, वर्गीकी
यानी वर्गीकरण की आधारभूत श्रेणी है। क्या है दोस्तों? आधारभूत श्रेणी है। आधारभूत श्रेणी है। आई बात समझ में? कौन सा क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है? सबसे छोटी कौन सी है? जाति। और सबसे आधारभूत श्रेणी, वर्गीकरण की आधारभूत श्रेणी कौन सी है? जाति। आई बात समझ में? बड़ी कौन सी है? जगत। छोटी कौन सी है? जाति। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वर्गीकरण की आधारभूत श्रेणी कौन सी है? आधारभूत श्रेणी को बोलते हैं फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटल कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? जाति, या फिर इसको लिखते हैं स्पीसीज। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? स्पीसीज। ठीक है, आई बात समझ में? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सीक्वेंस का। तो दोस्तों सीक्वेंस का आप सीधा सा यहां पर मतलब निकालिए, बड़ी कौन सी है? जगत। छोटी कौन सी है? जाति। यानी बढ़ता हुआ क्रम ऊपर की ओर है और घटता हुआ क्रम नीचे की ओर है। यानी ये क्रम कौन सा है? ये क्रम है दोस्तों आरोही क्रम। कौन सा है? आरोही क्रम। और ऊपर से नीचे आएंगे, जगत से जाति की तरफ आएंगे, तो कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। तो कौन सा क्रम है? अवरोही। अब देखिए, आपने ये ट्रिक याद कर ली, जस वग कुवजा। जिस क्रम के अंदर ये ट्रिक है उसको याद रखना है, वह अवरोही क्रम है। लो, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। ऊपर नीचे आपको याद नहीं रखना है, आपको सीधा सा जब भी क्रम पूछा जाए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जस वग कुव जा। और इतना याद रखना है, जिस क्रम में ये ट्रिक है वह अवरोही क्रम में है। यानी जस वग कुव जा, ये क्या हो गया? अवरोही। और अगर जा से ज की तरफ आएंगे तो क्या हो गया? उल्टा आरोही क्रम हो गया। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। यहां से दो तरीके के क्वेश्चन आसानी से बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्रम का है, दूसरा वर्गीकरण की आधारभूत श्रेणी का है। वैसे क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, लेकिन बता दें, ये जो जाति शब्द है, ये जो जाति शब्द है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? वह दिया था दोस्तों जॉन रे ने। जॉन रे नाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जाति शब्द दिया था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये बात हो गई, किसकी बात हो गई? वर्गीकी के पदों की। कितने पद हैं? 7। एक क्वेश्चन यहां पे बन गया कि वर्गीकी के कितने पद हैं? 7 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्रम बताइए, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण की आधारभूत श्रेणी कौन सी है? फंडामेंटल कैटेगरी कौन सी है? तो कौन सी है? वही है जो सबसे छोटी श्रेणी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, आपको किसी भी वर्ड में डाउट है कि सर आधारभूत श्रेणी कैसे हुई, ठीक है, जो ये वर्ड किसने दिया, ऐसा कोई भी आपको डाउट है, तुरंत आप पूछ लीजिए। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्गीकी के संस्थापक। ठीक है, कुछ यहाँ पे नाम है वैज्ञानिकों के, वो अपने को डिस्कस करने हैं। इंपॉर्टेंट है, दो दिए हुए हैं, दोनों यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, संस्थापक कौन होता है? फाउंडर कौन होता है? संस्थापक यानी फाउंडर। फाउंडर कौन होता है? जो उस चीज को, उस थॉट को स्टार्ट करता है, उस थॉट को शुरू करता है। तो जो वर्गीकी वाला थॉट था, सबसे पहले ये थॉट किसके माइंड में आया? वो आया दोस्तों अरस्तु के माइंड में। अरस्तु, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा अलग नाम लिखते हैं, एरिस्टोटल। क्या लिखते हैं? एरिस्टोटल। तो अरस्तु एक वैज्ञानिक था जिसके माइंड में सबसे पहले आया कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, इनको एक वर्गीकृत करना चाहिए। और वर्गीकृत करना चाहिए क्यों? क्योंकि उसकी स्टडी आसानी से और सुव्यवस्थित तरीके से करी जा सके। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट करी? वर्गीकरण किसने स्टार्ट किया? अरस्तु ने। और सबसे पहले स्टार्ट किया, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्गीकी का संस्थापक। क्या बोलते हैं? वर्गीकी का संस्थापक। ठीक है, यहां पर बात क्लियर है? क्लियर है जी?
सबसे पहले स्टार्ट किया वर्गीकरण को किसने किया? अरस्तु ने। और सबसे पहले शुरू किया इसलिए बोलते हैं वर्गीकी का संस्थापक, फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोला जाता है। अब बात आती है वर्गीकी का पिता कौन है? वर्गीकी का पिता, यहां पे दोस्तों फाउंडर और फादर दो वर्ड हैं, फाउंडर और फादर, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। फाउंडर का सीधा सा मतलब है कि किसने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया वर्गीकरण को, किसने स्टार्ट किया? अरस्तु ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो फाउंडर का क्या आंसर जाएगा? अरस्तु चला जाएगा। दूसरी बात आती है फादर। फादर का मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में, वर्गीकरण के क्षेत्र में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया, किसने सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, वह कौन हो जाएगा? वह वर्गीकी का फादर हो जाएगा, यानी पिता हो जाएगा। और सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों किसने दिया है? नाम आपके सामने है, कैरोलस लीनियस। क्या नाम है वैज्ञानिक का? कैरोलस लीनियस। हमारे जैसे नाम नहीं है, थोड़े से डिफरेंट नाम है, याद करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। हमारे यहाँ पे नाम क्या होते हैं? सुरेश, रमेश, या फिर पीछे राम लगा दो, पीछे कुमार लगा दो, बहुत इजीली याद हो सकते हैं, जैसे होमी जहांगीर बाबा, विक्रम सारा भाई। ठीक है, बहुत सिंपल से नाम है। लेकिन यहाँ पे कैरोलस लीनियस, बचपन का नाम क्या था इनके? कॉर्नवॉन लिली, ये इनके बचपन का नाम है। कभी नहीं आपसे पूछेगा बचपन का नाम क्या है, लेकिन आप एक जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए बचपन का नाम क्या है? कॉर्नवॉन लिली। और इनका रियल नाम क्या था? कैरोलस लीनियस था। इस कैरोलस लीनियस को दोस्तों आगे भी काम आएगा आपके, ये आगे भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत बार आएगा, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना। कैरोलस लीनियस कौन है? वर्गीकी का पिता है। ठीक है, कौन सा नाम सही है? सही यही नाम सही है, कैरोलस लीनियस, क्योंकि ये इनके बचपन का नाम है, ये इनके बचपन का नाम है जो आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में उनके बचपन का नाम आपसे कभी नहीं पूछेगा। आपको नाम याद रखना है कैरोलस लीनियस, या फिर कैरोलस लीनियस याद नहीं रखो तो आपको याद रखना है लीनियस। ठीक है, इतना याद हो जाएगा आपसे। कैरोलस लीनियस पूरा नाम याद नहीं हो तो क्या याद रखना है? केवल लीनियस भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा उसमें या तो लीनियस आएगा या कैरोलस लीनियस, लीनियस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्गीकरण की। हमने बात करी है कि दोस्तों सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो किसने स्टार्ट किया? अरस्तु ने स्टार्ट किया, इसीलिए उसको क्या बोला गया? संस्थापक बोला गया, फाउंडर बोला गया। तो उसने कौन सा वर्गीकरण किया वो अपन थोड़ा सा हिंट के रूप में पढ़ लेते हैं। अरस्तु का वर्गीकरण दोस्तों दो भागों में विभाजित था। जितने भी पृथ्वी पर जीव है, अरस्तु ने उन सभी जीवों को दो भागों के अंदर बांट दिया। कॉमन सी क्या चीज है कि उसको पृथ्वी पर जितने भी जीव दिखे, जितने भी जीवों का उसने अध्ययन किया, उन सभी जीवों को दो भागों के अंदर उसने बांट दिया। अब कौन कौन से दो भाग हैं? एक भाग उसने कर दिया पादप का, जितने भी पौधे थे उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया, जितने भी एनिमल थे, जितने भी जंतु थे उनको अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया। ठीक है, पादपों के अंदर कौन आ गए? सारे पादप। पादपों के अंदर कौन आ गए? सारे पादप। और नाम से स्पष्ट है, जंतुओं के अंदर सारे कौन से आ गए? जंतु। यानी जंतुओं के लिए एक अलग श्रेणी और पादपों के लिए एक अलग श्रेणी, एक अलग कैटेगरी। तो ये था दोस्तों अरस्तु का वर्गीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं द्विनाम नामकरण की। ठीक है, वर्गीकरण की बात हो गई। वर्गीकरण के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें ज्यादा डीपली नहीं जानना है, ज्यादा और भी नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे और उसके आसपास के सारे क्वेश्चन, सारा डाटा आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब वर्गीकरण के बाद में याद करो वो 4 स्टेप: लक्षणीकरण, पहचानकरण, वर्गीकरण और नामकरण। लक्षणीकरण और पहचानकरण केवल एक प्रोसेस है, केवल एक प्रोसेस है। आपने लक्षण लिख दिए, उसकी पहचान कर ली, उसमें ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। वर्गीकरण कैसे होता है
किस किसने क्या वर्गीकरण किया वो हम बात कर चुके हैं, और एक हल्की सी बात आगे थोड़ी और कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं अंतिम पद पर, अंतिम क्रम पर कौन सा था? नामकरण। क्या था? नामकरण। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं नामकरण। तो बताइए मुझे, नामकरण के अंदर कौन सा नाम दिया जाता है किसी भी जीव को? उसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी वैज्ञानिक को किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देने के लिए प्रस्तुत किया गया और वो अपने मन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, ठीक है, उसका नाम दे दे, ऐसी बात नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक किसी जीव का नाम देता है या फिर कोई भी एक संस्था, एक आधिकारिक संस्था किसी जीव को नाम देती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार मानकर उसका नाम दिया जाता है। तो सबसे जो प्रचलित नियम है, जो सबसे प्रचलित नियमों की एक श्रृंखला है, उसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। ठीक है, किसी भी जीव का नामकरण करने के लिए सबसे प्रचलित जो नियमों की श्रृंखला है, सबसे प्रचलित जो पद्धति है, उसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन मोटा मोटा यहां से आता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी, किसने प्रस्तुत करी? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, किसने प्रस्तुत करी दोस्तों? कैरोलस लीनियस ने। बहुत स्वीट सा नाम है, आगे भी आपको बहुत बार ये याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। याद रखना ही रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत करी। ठीक है, अगली बात करते हैं कौन कौन से इस पद्धति के अंदर नियम हैं, कौन कौन से नियम इस पद्धति के अंतर्गत आते हैं, उसकी बात याद करते हैं। द्विनाम पद्धति में आपको 5 नियम याद रखने हैं। क्या नियम है? एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। बहुत इजी नियम है, आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। देखिए, द्विनाम का मतलब क्या है? द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो। नियम नंबर 1, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। ये लिख दिया हमने दो। नाम यानी शब्द। क्या लिखा हमने? दो शब्द। द्विनाम, द्विनाम से दो शब्द। द्वि का मतलब दो, नाम का मतलब शब्द। यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। आई बात समझ में? कॉमन सी एक चीज है, द्विनाम यानी दो शब्द। दो शब्द यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देंगे, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, उसका वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है? कि उन दोनों शब्दों में से, उन दोनों शब्दों में से एक शब्द क्या होगा? एक शब्द होगा दोस्तों वंश का। एक शब्द क्या होगा? वंश का। और दूसरा शब्द क्या होगा? जाति का। आई बात समझ में? दो शब्दों से मिलकर बना होगा। नियम नंबर 2, उन दो शब्दों में से जो पहला शब्द होगा, ये क्या है? जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? वंश। और जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा? जाति। क्लियर? अब वापस आइए नियम नंबर 3 पर। दो नियम हो गए, दो शब्दों से मिलकर वैज्ञानिक नाम बना होगा। दो शब्दों में से पहला वंश का होगा, दूसरा जाति का होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका नाम लिखने की तकनीक पर। कौन सी तकनीक है, यानी कौन सी भाषा में लिखे जाएंगे? इनके नाम दोस्तों लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। या फिर इसको अगर कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है तो इटैलिक, इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाएंगे। क्या होती है इटैलिक फॉन्ट? ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा है साइंस, ये मैंने लिखा है एक नॉर्मल फॉन्ट में। ठीक है, अगर मैं इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखने जाऊंगा तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो लेटर हैं, वो क्या हो जाएंगे? थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। यानी ऐसे लिखा जाएगा इसको, इसको हल्के से टेढ़ेपन के साथ लिखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इटैलिक फॉन्ट, यानी थोड़े से तिरछे भाषा में लिखे जाएंगे। ठीक है,
नियम नंबर 4, अब बात करिए वंश की। इस वंश को जब भी लिखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पे देखिए, एक वैज्ञानिक नाम लेते हैं अपन। किसका नाम ले? अपन लेते हैं मैंगो, आम का, आम का नाम। ठीक है, आम को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम क्या है आम का? मेंजीफेरा इंडिका। अब दोस्तों देखिए, दो वर्ड्स हैं, यहाँ पे दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है किसका नाम? आम का नाम। दो शब्दों में से जो पहला शब्द है, ये जो पहला शब्द है ये क्या है? वंश है। ये जो इंडिका है ये क्या है? आम की जाति है। क्लियर हो गया आपको? यहां पे आपने नियम लिखा, वहां पे आपने नियम समझ लिया। अब चौथा नियम मैं बताने जा रहा हूं कि इस आम का जो वंश है या फिर किसी भी जीव का वंश हो, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है दोस्तों? कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है। आई बात समझ में? और जाति का जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। हमेशा ये कैपिटल, और जाति का पहला जो लेटर है वो स्मॉल होगा। यानी वंश का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल। और जो जाति का फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? स्मॉल। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? इसके बाद नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है कि अगर आप इसको हाथों से लिखते हैं, यानी ये वैज्ञानिक नाम अगर हस्तलिखित है, अगर आप इसको हैंड राइटर में लिखते हैं तो इसको रेखांकित करना आवश्यक है। इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। जब भी आप इसको कॉपी पर किसी पेज पर लिखते हैं, हस्तलिखित होता है ये नाम, तो क्या होता है? अंडरलाइंड होता है, रेखांकित होता है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो ये थे 5 नाम। पहला नियम क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना होगा। दो शब्दों में से पहला शब्द वंश का होगा, दूसरा शब्द जाति का होगा। तीसरा नियम, ये सारे लैटिन भाषा में, यानी अगर इसको कंप्यूटर में लिखेंगे तो इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा। फोर्थ नियम क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। किसका? वंश का। दूसरा शब्द कौन सा है? जाति। इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? हमेशा स्मॉल होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी वैज्ञानिक नाम होगा, किसी भी जीव का जो भी वैज्ञानिक नाम होगा, उसमें से केवल फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे लेटर स्मॉल होंगे, चाहे वो वंश हो या फिर जाति हो। ठीक है? और लास्ट नियम क्या है? हस्तलिखित। यानी जब भी आप इसको हाथों से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, आपको वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, सारे नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत करी है? कैरोलस लिनियस ने करी है। पहला नियम, वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? वंश। और दूसरा शब्द कौन सा है यहाँ पर? जाति। ठीक है? और सभी वैज्ञानिक नाम कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में लिखे हुए होने चाहिए। वंश का जो पहला अक्षर है, जो फर्स्ट लेटर है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और जो जाति का पहला लेटर है वो क्या होगा? स्मॉल होगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगर वैज्ञानिक नाम हस्तलिखित है तो आपको रेखांकित करना पड़ेगा। ठीक है? ये थे 5 नियम किसके? द्विनाम पद्धति के। वैज्ञानिक नाम किस प्रकार लिखते हैं उसके 5 नियम थे। ठीक है? अब देखिए, कुछ कॉमन नेम है हमारे दैनिक दिनचर्या में यूज आने वाले जीवों के, उसके अपन वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं। ये सारे वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का मतलब है जो मॉडर्न जनरेशन के ह्यूमन है, मॉडर्न जनरेशन के मानव है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? उनको बोलते हैं दोस्तों होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। ठीक है? अगला जो वैज्ञानिक नाम है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का
डोमेस्टिका। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं का होता है दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, नेक्स्ट है आम। आम का भी बता दिया है, क्या है, मेंजीफेरा। और क्या है, इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। क्लियर। नेक्स्ट है मधुमक्खी। मधुमक्खी की दोस्तों जो भारतीय प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। ठीक है, अफीम। अफीम का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम। ठीक है, नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू का दोस्तों वैज्ञानिक नाम बड़ा ही आसान है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है, निकोटीन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटियाना। निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टोबेको, और इसके अंदर क्या होता है, निकोटीन, तो निकोटियाना टोबेकम। गाय का होता है दोस्तों बॉस टॉरस। बॉस टॉरस। और लास्ट है घोड़ा, हॉर्स। इसका होता है इक्वस, इक्वस कैबिलस। ये कुछ वैज्ञानिक नाम थे जो हम दैनिक दिनचर्या के अंदर देखते हैं। ठीक है, इतने तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आधुनिक मानव का होमोसेपियंस, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, आम का मेंजीफेरा इंडिका, मधुमक्खी का एपिस इंडिका, अफीम का पेपावर सोमनिफेरम, तंबाकू का होता है निकोटियाना टोबेकम, और गाय का बॉस टॉरस, और घोड़े का क्या होता है, इक्वस कैबिलस। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विजगत वर्गीकरण। यहां से बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। द्विजगत वर्गीकरण यानी जो वर्गीकरण किए गए वो अलग अलग प्रकार से थे। मोस्टली अपन 3-4 प्रकार से पढ़ते हैं इसको। पहला कौन सा है, द्विजगत। नेक्स्ट कौन सा है, त्रिजगत। और कौन सा है, चार जगत। और लास्ट है पंच जगत या फिर 5 जगत। इसके अंदर ज्यादा अपने को नहीं घुसना है, सीधा सा क्या याद रखना है, द्विजगत किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। मैंने आपको पहले ही बोला कैरोलस लीनियस वर्गीकरण के क्षेत्र में बहुत पहुंचा हुआ नाम है, इसलिए तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता। द्विजगत किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। त्रिजगत किसने दिया, हैक्कल, एक वैज्ञानिक थे हैक्कल, उन्होंने त्रिजगत वर्गीकरण दिया। जो 4 जगत है वो किसने दिया, कॉपलैंड ने। ठीक है, और जो 5 जगत ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। 5 जगत ये दिया था दोस्तों R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ज्यादा पुराना नहीं है, इसको दिया था 1969 में, 1969। ठीक है, तो ये 4 जगत यहाँ पर है, द्विजगत, त्रिजगत, 4 जगत और पंच जगत। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, और पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।